हेलो एवरीवन, आई एम अंशु एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज हमारी साइकोलॉजी की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। व्हाट इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मीन्स होता है मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या होते हैं? क्या हुआ था 19th सेंचुरी में बहुत सारे फिलोसफर्स एंड साइकोलॉजिस्ट थे, वो सबकी विचारधाराएं क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। तो सेम विचारधारा वाले लोगों ने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया था। सबने उस टाइम पर मनोवैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे क्योंकि सबकी विचारधारा अलग थी। सब अलग तरीके से मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की स्टडी करने पर जोर दे रहे थे। तो इस टाइप से वो मनोविज्ञान क्या हो गया, अलग अलग स्कूल्स यानी अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसी को बोलते हैं हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या आएगा, एक स्कूल के अंदर एक समान विचारधारा रखने वाले मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे। लाइक हमारा फर्स्ट स्कूल जो साइकोलॉजी का था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। कौन सा था? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। संरचनावाद। इस स्कूल को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने जब 1879 के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था, 1879 के अंदर साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जब इस्टेब्लिश की थी, उस टाइम पर क्या माना जाने लगा था कि साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा था इन्होंने। और ये किस स्कूल से बिलोंग करते थे? स्ट्रक्चरलिज्म। और साथ में इनके शिष्य थे ई.बी. टिचनर। ई.बी. टिचनर और साथ में एक दो और थे, एडवर्ड एंड वेडफोर्ड। ये एक दो नाम ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के। इन्होंने क्या माना? मन को एक ऐसा स्ट्रक्चर माना जिसमें अलग अलग क्या कंपोनेंट्स या फिर हमारी जो मानसिक संरचनाएं होती है, मेंटल स्ट्रक्चर से बनकर हमारा क्या बना है? मन बना। उन्होंने मन को क्या मान लिया कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड। इन्होंने किसको मान लिया? मन को। इन्होंने मन की तुलना की, जैसे केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, इन्होंने जैसे अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग एलिमेंट्स में इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड करके मन की स्टडी करने पर जोर दिया। इन्होंने मन के प्रोसेस पर कोई जोर नहीं दिया, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स पर ही जोर दिया। ये कौन सा स्कूल था? संरचनावाद या फिर स्ट्रक्चरलिस्ट। और इससे कौन कौन जुड़े हुए थे स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल से? इससे जुड़े हुए थे ई.बी. टिचनर, एडवर्ड वेडफोर्ड एंड वो विलियम वुंट, तो मैंने आपको बताया ही था, मेन थे इसको विलियम वुंट। एंड अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इस स्कूल को नाम किसने दिया था, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर संरचनावाद? नाम किसने दिया था? नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म। नाम स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था? नाम स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था इस स्कूल को? ये दिया था ई.बी. टिचनर ने ही, जो किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? विलियम वुंट को। तो इस स्कूल को लेके आने वाले मेन थे विलियम वुंट। इसको नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म ई.बी. टिचनर ने। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हो गए, विलियम वुंट और ई.बी. टिचनर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप एक दो वैसे याद रख सकते हो, एडवर्ड एंड वेडफोर्ड। क्या याद रख सकते हो? एडवर्ड एंड वेडफोर्ड। तो आइए करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस। सो नेक्स्ट स्कूल ऑफ जो साइकोलॉजी है वो क्या है? फंक्शनलिज्म। कौन सा स्कूल है? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रकार्यवाद। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्या किया इन्होंने? ये जो साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप था, इन्होंने क्या माना कि मन के स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मन में जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर है वो प्रोसेस कैसे करते हैं, हम इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करते हैं, किस टाइप से हमारे एक्सपीरियंस काम करते हैं, उस पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने मेनली किस पर जोर दिया? माइंड के प्रोसेस पर ध्यान दिया। किस पर? प्रोसेस पर। प्रोसेस ऑफ माइंड।
कि माइंड कैसे प्रोसेस करता है, मेंटल स्ट्रक्चर कैसे प्रोसेस करते हैं इन्वायरमेंट के साथ हमारे एडेप्टेशन में। इसके जो मेन जो माने जाते हैं, जिन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है, उनको माना जाता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शनलिज्म में सबसे ज्यादा जो मेन नाम लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स सबसे इंपॉर्टेंट नेम है फंक्शनलिज्म स्कूल के अंदर। उसके बाद नेम आता है जॉन ड्यूवी का। जॉन ड्यूवी का। जॉन ड्यूवी भी इनके इस फंक्शनलिज्म स्कूल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी इनके इससे फंक्शनलिज्म स्कूल से अफेक्टेड थे। केटल जो थे वो भी इनके समर्थक थे। एंड जो एक और मेन नाम, बड़ा नाम आता है, वो आता है R.S. वुडवर्थ का। किसका नाम आता है, R.S. वुडवर्थ का। वुडवर्थ वही है जिन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी का। इन्होंने ही बताया था कि जो किसी ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो एडिटिव नहीं होती बल्कि क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव। वो R.S. वुडवर्थ ही थे। ये किसके सपोर्टर थे, फंक्शनलिज्म स्कूल के सपोर्टर थे। फंक्शनलिज्म स्कूल के सपोर्टर थे। तो फंक्शनलिज्म स्कूल में हमने क्या जाना, ये जो फंक्शनलिस्ट थे इन्होंने माइंड के प्रोसेस पर जोर दिया था। इन्होंने किस पर जोर किया था कि हमारा माइंड या फिर माइंड के अंदर जो मेंटल स्ट्रक्चर्स है वो कैसे वर्क करते, कैसे प्रोसेस करते हैं। किसी भी अगर हमें कहीं इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना है तो मेंटल प्रोसेस किस टाइप से हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर को जानने में जोर नहीं दिया, इन्होंने प्रोसेस पे जोर दिया था। इनमें मेन नाम किस किस के बताए मैंने आपको, विलियम जेम्स जो मेन थे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी, नेक्स्ट E.L. थॉर्नडाइक, केटल एंड R.S. वुडवर्थ। R.S. वुडवर्थ ने क्या बताया था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। सो अब थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है वो आता है बिहेवियरिज्म। कौन सा, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मीन्स व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। अब ये व्यवहारवाद संप्रदाय क्या था, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म स्कूल क्या था, इसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। तो बिहेवियरिस्ट जो थे, बिहेवियरिस्ट ने क्या माना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बिहेवियर की स्टडी करनी चाहिए। इन्होंने बिहेवियर की स्टडी करने पर जोर दिया था कि हम व्यवहार को जाने कि कोई भी व्यक्ति व्यवहार किस तरह से कर रहा है और कोई पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों किया जा रहा है और कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट डाल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर किस टाइप से चेंज हो जाता है। सब कुछ इन्होंने क्या माना, साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किसका सहारा लिया था, व्यवहार का सहारा लिया था। इसके जो मेन माने जाते हैं बिहेवियरिस्ट वो है J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन इन्होंने क्या किया, जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स थे वो पहले किए एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके उनके व्यवहार को देख करके फिर वो किस पे इम्प्लीमेंट किए गए, ह्यूमन बींग्स के। इनकी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहे, कुछ टाइप से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका इन पर आज तक भी इफेक्ट है। बहुत सारी थ्योरीज दी गई जो आज भी अप्लीकेबल है, जिनको आज भी अप्लाई किया जा रहा है साइकोलॉजी की स्टडी के अंदर। और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए और बहुत सारी हैबिट्स के लिए भी, हैबिट्स फॉर्मेशन और हैबिट अगर किसी की दूर करनी, कोई पर्टिकुलर हैबिट छुड़वानी है, उसके लिए भी आजकल हम जो बिहेवियरिस्ट ने जो थ्योरी दी थी वो ही सबसे ज़्यादा काम में ली जा रही है। आजकल की स्कूल की जो मतलब सिस्टम है उसमें भी आज तक इस बिहेवियरिस्ट की जो थ्योरी है उनको माना जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट थे जो इनसे प्रभावित हुए थे। J.B. वॉटसन का नाम आपने सुन लिया। J.B. वॉटसन भी इसके मेन बन जाते हैं, स्किनर हो गए, टोलमैन, स्किनर, टोलमैन,
स्किनर, टोलमैन, ये भी किससे इफेक्टेड थे? बिहेवियरिज्म स्कूल से, ठीक है, ये व्यवहारवाद स्कूल से इफेक्टेड थे। तो व्यवहारवाद क्या हो गया? इन्होंने क्या किया? व्यवहार को लिया मेन और व्यवहार की स्टडी को ही साइकोलॉजी माना। इन्होंने अधिगम, लर्निंग, मोटिवेशन, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान किया और इन सारे फैक्टर्स को अपनी थ्योरी के अंदर बताया है। रीइंफोर्समेंट, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारे बिहेवियरिज्म स्कूल्स के अंडर ही आते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट लाइक जेबी वॉटसन, स्किनर, टोलमैन, इन्होंने क्या बताया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बिहेवियर को मेन माना। अब करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है गेस्टाल्टिज्म। कौन सा स्कूल है? गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टिज्म मीन्स समग्रवाद। समग्रवाद। गेस्टालिस्ट क्या मानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? एज ए होल, समग्र रूप से, इसीलिए इसका नाम पड़ा समग्रवाद। समग्र रूप से यानी एक एज ए होल किसी प्रॉब्लम को देखकर। और इन्होंने किसका रोल बताया? इनसाइट का, कि किसी भी प्रॉब्लम का हमें अचानक ही सोल्यूशन आता है, उसके लिए इन्होंने किस फैक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना? इंटेलिजेंस। इन्होंने माना कि ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी है उसको इंटेलिजेंट इनफ होना चाहिए किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। इन्होंने इंसाइट को, इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा इफेक्टफुल माना। कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था ये? गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म में किसको इंपॉर्टेंस दी? इन्होंने इंसाइट को और इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस दी। और इन्होंने क्या बोला? किसी भी सिचुएशन को हमें एज अ होल देखना चाहिए। वो एक थ्योरी थी, इनसाइट थ्योरी, यानी सूझ का सिद्धांत दिया था। ये पर्टिकुलर कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? ये थे सारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट। कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी? जर्मन साइकोलॉजिस्ट। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये सारे। इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं? वोल्फगैंग कोहलर, इसको पर्टिकुलर कोहलर भी बोल दिया जाता है लेकिन जो पूरा नाम था ये वोल्फगैंग कोहलर था। मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दाइमर बोल देते हैं इंग्लिश में, मैक्स वर्दिमर। कूट लेविन एंड कूट कोफ्का, ये सारे थे जर्मन साइकोलॉजिस्ट। इन सारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने किसकी बात करी थी? गेस्टाल्टिज्म यानी कि समग्रवाद। इन्होंने किसी भी सिचुएशन को एज अ होल देखने की बात की, इंटेलिजेंस की बात की, इंसाइट की बात की और पूरे इन्वायरमेंट को एक साथ एज ए होल देखने की बात कही। ये कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था? गेस्टाल्टिज्म था। ये आज हमने डिस्कस किए 4 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अनदर जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारे बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें एंड अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।